Hello students, this video lecture is about the nervous system, sensory organs and reproductive system as well as developmental portion of the balanoglossus. सबसे पहले हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम जो बैलोनोग्लोसस का होता है वो कैसा होता है, बहुत ही प्रिमिटिव होता है और इसे हम क्या कहते हैं, इंट्रा एपिडर्मल टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। तो एपिडर्मल नर्वस सिस्टम जो आपको सिलेंट्रेट्स में नजर आता है या इकाइनोडर्मिट्स में नजर आता है, इसी तरह का कुछ सिस्टम जो है बैलोनोग्लोसस में नजर आता है, जिसमें हम देखते हैं कि जो प्लेक्सेस होती हैं, नर्व फाइबर्स हैं, नर्व सेल्स हैं, ये जस्ट एपिडर्मिस के नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं और इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इंट्रा एपिडर्मल टाइप ऑफ सिस्टम। Thread-like process of epidermal cells contribute to the network or nerve net. न्यूरोनल नर्वस लेयर जो होती है वो किसकी बनी होती है, लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर्स की बनी होती है, जिसमें आपको बाइपोलर या मल्टीपोलर नर्व सेल्स नजर आती हैं। इसके अलावा ये नर्व फाइबर्स जो होते हैं ये डेफिनेट स्ट्रैंड्स की फॉर्मेशन करते हैं, नर्व कॉर्ड का फॉर्मेशन करते हैं, वन मिड डॉर्सल एंड अदर मिड वेंट्रल विच लॉन्ग अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ द ट्रंक। तो यहाँ पे आपको दो मेन नर्व कॉर्ड नजर आते हैं, डॉर्सल नर्व कॉर्ड एंड मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो होते हैं एक्सटेंडेड अप टू द कॉलर ट्रंक सेप्टम वेयर इट कनेक्ट विद द डॉर्सल कॉर्ड बाय द सर्कुलर स्ट्रैंड्स, और हम इसे क्या कहते हैं, सर्कमसेंट्रिक नर्व रिंग। इसको हम स्ट्रक्चर में डिटेल में देखेंगे। वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो होता है वो एक्चुअल में कहाँ पे होता है, आपके कॉलर रीजन तक होता है, पोस्टीरियर रीजन से लेकर के कॉलर रीजन तक प्रेजेंट रहता है, वेयर इट कनेक्टेड विद द डॉर्सल कॉर्ड बाय द सर्कुलर स्ट्रैंड के थ्रू ये कनेक्टेड रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सर्कमसेंट्रिक नर्व रिंग कहते हैं। डॉर्सल कॉर्ड जो होता है वो एंटीरियर अप टू द बेस ऑफ द प्रोबोसिस तक रहता है, वेयर इट कनेक्टेड विद द अदर सर्कुलर स्ट्रैंड कॉल्ड एंटीरियर नर्व रिंग। ये आपको अभी आप डायग्राम में दिखेंगे हम। फ्रॉम द एंटीरियर नर्व रिंग लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर्स आर गिवन आउट and these nerve fibers are called subsidiary longitudinal cord or proboscis. In the collar region, dorsal cord leave the epidermis and project into the collar coelom or collar cord. यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉर्सल नर्व कॉर्ड है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, ठीक है। साथ ही हमें क्या नजर आ रहा है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो होती है ये आपके डॉर्सल नर्व कॉर्ड से सर्कमसेंट्रिक नर्व रिंग के थ्रू कनेक्टेड है। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि जो मिड डॉर्सल नर्व कॉर्ड होता है ये एंटीरियर रीजन में सब्सिडरी लॉन्गिट्यूडिनल कॉर्ड ऑफ प्रोबोसिस बनाती हैं, जो कि प्रोबोसिस में नर्व को इनर्वेट कर रही होती है। तो डॉर्सल नर्व कॉर्ड हमने देखा, वेंट्रल नर्व कॉर्ड हमने देखा। जो आपका ये डॉर्सल नर्व कॉर्ड होता है ये प्रोबोसिस के नीचे तक, प्रोबोसिस कॉलर प्रोबोसिस सेप्टम जो था वहां तक प्रेजेंट रहता है। कॉलर कोड जो है कंटेन कैविटी कॉर्ड न्यूरोसील। तो कॉलर कोड जो है, जो कि कॉलर रीजन में प्रेजेंट है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड का पार्ट है, ये एक्चुअल में इसको ब्रेन की तरह माना जाता था, लेकिन ये ब्रेन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नर्व सेल्स नहीं है या नर्व फाइबर्स यहाँ पे जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसको न्यूरोसील कह सकते हैं। कॉलर कॉर्ड अराइजेस फ्रॉम द एपिडर्मिस बट हैज द सांग टू टेक डीपर पोजीशन। Its similarity to the caudate nerve cord formed by the invagination of the nervous ectoderm at the dorsal midline, it is evident. Collar cord and sometimes the anterior part of the dorsal cord in the trunk or nerve ring contain giant nerve cells भी यहाँ पे present होती हैं. Each give off a single large nerve fibers which crosses the other side of the body, run through the circumcentric ring or ventral nerve cord. तो आपको इसमें जो मेन याद रखने वाली चीज़ है वो है, आपको वेंट्रल नर्व कॉर्ड के बारे में पता होना चाहिए, डॉर्सल नर्व कॉर्ड के बारे में पता होना चाहिए, सर्कमसेंट्रिक नर्व रिंग क्या है वो पता होना चाहिए, सब्सिडरी लॉन्गिट्यूडिनल कॉर्ड ऑफ प्रोबोसिस ये क्या है, फैन लाइक एक्सपेंशन की बात हम कर सकते हैं, और कॉलर कॉर्ड में क्या है, स्पेशली जेंट नर्व फाइबर्स के बारे में आप थोड़ा बहुत बता सकते हैं। नंबर ऑफ जेंट नर्व फाइबर्स जो होते हैं इनका वेरी करता है, 10 to 160 हो सकते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड कंडक्शन ऑफ स्टिमुलस लीडिंग टू क्विक रिट्रैक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट। अगर किसी तरह का कोई सडन अटैक होता है तो ये अपने आप को संभालते हैं, अपने आप की बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इन जेंट नर्व फाइबर्स की हेल्प से। Although the collar cord is almost complex part of the nervous system, it is more than a conduction path and the site of the gent neuron formation. सेंस ऑर्गन की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही पुअरली डेवलप्ड होते हैं, क्योंकि कैसे होते हैं, स्लगिश एनिमल है, बरोइंग हैबिट होती है, तो बहुत ज़्यादा नर्वस या सेंस ऑर्गन्स की जरूरत नहीं पड़ती है। इन द एपिडर्मिस numerous neurosensory cells which are connected to the nerve net ये present रहते हैं। They are more numerous on the proboscis. It is claimed that in some species a few neurosensory cells form the photoreceptor sensory to the light. तो जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं ये हमेशा क्या होता है, ये हमें देखिए, एक टर्म आपने सुनी होगी सिफेलिक रीजन में कुछ
जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो जितने भी आपके सेंस ऑर्गन्स हैं ये आपके कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हमारे भी कहाँ पे है, एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट है, क्योंकि एंटीरियर रीजन जो होता है वो फेस करता है लोकोमोशन के थ्रू डिफरेंट एनवायरमेंटल स्टिमुलाई को। तो जितने भी आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स थे वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, एंटीरियर में। यहाँ पे इनका एंटीरियर रीजन क्या है, प्रोबोसिस है, और एक्चुअल में प्रोबोसिस ही बरो के थ्रू बाहर निकलता है, ज़्यादा जो एक्टिविटी शो की जाती है वो प्रोबोसिस के थ्रू की जाती है। तो जो सेंसरी ऑर्गन्स होंगे वो भी कहाँ पे होंगे, प्रोबोसिस में ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। It is claimed that in some species a few neurosensory cells form the photoreceptor sensory to the light. इसके अलावा हमने प्री ओरल सिलियरी ऑर्गन को देखा था जो कि कैसा होता है, कीमो रिसेप्टर होता है, जो कि केमिकल टेस्टिंग करता है, जो भी वाटर कोर्सेज में एंटर करता है। तो इस तरह से इसमें सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट जो है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है बैलानोग्लोसस में अगर हम कहें, ये सेक्स जो होते हैं इनके सेपरेट होते हैं, मेल और इंडिविजुअल जो होते हैं अलग अलग होते हैं। They are indistinguishable externally, except in some cases of the color of the ripened gonad shown through the body wall in the living organisms. तो हम इनको बाहर से नहीं पहचान सकते, यानी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो इनमें प्रेजेंट नहीं रहता है, हम एक्सटर्नली जो है इनको पहचान नहीं सकते हैं। गोनाड्स अगर इन वन और मोर लॉन्गिट्यूडनल रीजन्स। अब हमने जो फर्स्ट इसका था जिसमें हमने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखी थी, तो इसमें जो ट्रंक रीजन होता है ये एक्चुअली में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, ब्रेंकियोजेनेटल रीजन, हिपेटिक एंड पोस्ट हिपेटिक रीजन। तो जो एंटीरियर ट्रंक रीजन होता है, ब्रेंकियोजेनेटल रीजन, वहाँ पे आपको गोनाड्स नजर आते हैं। एक गोनाडल फ्लैप प्रेजेंट होता है, जेनेटल फ्लैप या जेनेटल फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जहाँ पे कि गोनाड्स आप देख सकते हैं। गोनाड्स जो मेच्योर एनिमल होगा उसमें गोनाड्स डेवलप्ड होते हैं। गोनाड्स आर जनरली सेकिफॉर्म बॉडीज but may be elongated or lobulated, and the secondary gonad may arise by the subdivision of primary ones through the lobulation. तो primary gonads के lobulation से secondary gonads का formation होता है। The gonopore are generally located to the lateral side of the gill pore of the same branchial groove. Secular gonads are lined with the germinal epithelium, which is continuous with the ectoderm. By the proliferation of the cells from the germinal epithelium, sperm or ova are produced. ठीक है, तो हमेशा ये हमें पता है स्पर्म या oogenesis या स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। कंटिन्यूअस माइटोटिक मियोटिक डिविजन्स होते हैं जिसकी वजह से स्पर्म्स का और आपके इनका स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन होता है। स्मॉल ओवम मेजर 0.06 मिलीमीटर इन डायमीटर, अंडरगोस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब इसमें क्या होता है कि जो डायरेक्ट डेवलपमेंट है वो बेसिकली डिपेंड करता है कि डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा, ये डिपेंड करता है कि आपके ओवम का साइज क्या है। ओवम का साइज अगर छोटा है तो कैसा होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। और यहाँ पे जो लार्वा बनता है दैट इज नोन एज टॉर्नेरिया लार्वा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। बैलानोग्लोसिस या हेमिकॉर्डेटा में लार्वा का नाम क्या है, टॉर्नेरिया लार्वा प्रेजेंट होता है जिसमें ओवम का साइज छोटा होता है। वेल इन द लार्जर ओवम, जैसे कि आपके सेकिग्लोसिस में क्या होता है, लार्जर होता है ओवम, तो वहाँ पे डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लार्वल स्टेजेस होती है वो नहीं पाई जाती है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है, यानी सी वाटर में होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बैलानोग्लोसिस कैपेंसिस में प्रेजेंट होता है। और रीजनरेशन की अगर हम बात करें तो बैलानोग्लोसिस में जो है रीजनरेशन की पावर हाई होती है। अगर इसके पोस्टीरियर रीजन को हम छोटे छोटे पार्ट्स में कट करते हैं तो एवरी पार्ट हैज़ द कैपेबिलिटी टू जनरेट इनटू कंप्लीट इंडिविजुअल। डिटेल स्टडी ऑफ द रीजनरेशन जो है वो इनकी साइंटिस्ट ने की है, और जो पोस्टीरियर रीजन है उसमें इनकी रीजनरेशन पावर जो है वो हाई मानी जाती है। अब हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस किस तरह से रहता है बैलानोग्लोसिस में। ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन मेच्योर ओवा एंड स्पर्म आर डिस्चार्ज इन द सराउंडिंग वाटर वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। First, the ova egg masses are discharged by the female ovum its burrow, and then sperms are discharged by the male from its burrow. ठीक है, तो पहले फीमेल अपने ओवा को जो मेल की बरो होती है उसके आसपास कहीं पानी में डालती है और फिर मेल स्पर्म्स को लिबरेट करता है। The number of egg discharge at a time varies from few dozen to more than 1,000. Normally 1 to 300 eggs are shed at a time. According to available evidences, maturation starts from 4 hours before the ovulation, and the eggs is generally in the metaphase of the first meiotic division when shed. It is at this condition egg is fertilization. ठीक है, egg का fertilization जो होता है basically 6 to 7 hours of the shedding में हो जाता है। yield a high percentage of normal development. Spermatozoa is able to enter the egg at any point after over the entire surfaces.
प्री लार्वल डेवलपमेंट अगर हम देखते हैं तो जाइगोट में फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज होता है इसमें होलोब्लास्टिक, ऑलमोस्ट इक्वल एंड मोस्टली रेडियल टाइप ऑफ क्लीवेज होता है इसमें प्रेजेंट रहता है। इसके बाद में इसमें ब्लास्टोला का फॉर्मेशन होता है, ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन होता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है ब्लास्टोसील। तो ब्लास्टोसील के फॉर्मेशन के बाद में ब्लास्टोला का फॉर्मेशन होता है, ब्लास्टोला के फॉर्मेशन के बाद में गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस होता है। तो गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस के लिए बेसिकली यहाँ पे इन्वेजिनेशन टाइप की मूवमेंट्स होती हैं। आर्केंट्रॉन ओपन्स टू द आउटसाइड थ्रू द ब्लास्टोपोर। तो ब्लास्टोपोर का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में होता है। द ब्लास्टोपोर मार्क्स द पोस्टीरियर एंड ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, तो ब्लास्टोपोर होते हैं वो पोस्टीरियर एंड बनाता है, तभी हम इसको क्या कहते हैं, ड्यूटेरोस्टोम्स कहते हैं, जिसमें माउथ ब्लास्टोपोर से एनस का फॉर्मेशन होता है। दिस ग्रुप इज नोन एज प्रोटोस्टोमिया। Gastrula elongate along the anterior posterior axis. Now the anterior tip of the archentron is differentiated as the coelomic vesicles called protocele. तो यहाँ पे आपको दो स्ट्रक्चर, दो नाम सुनाई देंगे, प्रोटोसील एंड हाइड्रोपोर। तो प्रोटोसील जो होती है ये क्या बनाती है, आपका प्रोबोसिस पोर, प्रोटोसीलोम या प्रोबोसिस की सीलोम का फॉर्मेशन करती है, जबकि आपका हाइड्रोपोर जो है ये प्रोबोपोर का फॉर्मेशन करता है, प्रोबोसिस सीलोम का पोर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, larval development after the formation of protocele, the inner end of the early gut move toward the ventral side and open to outside through a mouth. माउथ का फॉर्मेशन बाद में होता है, एनस का फॉर्मेशन पहले होता है, ये एक बात ध्यान में रखनी है आपको। gut is now differentiated into esophagus, stomach and intestine. Intestine open to outside through an anus formed at the place of closed blastopore. By this time, embryo become uniformly ciliated and escape from fertilization membrane to lead a free-swimming larval stage that is known as Tornaria larva. तो टॉर्नेरिया लार्वा के स्ट्रक्चर को अब हम देखने जाएंगे। वहाँ पे आपको क्या नजर आएगा, वहाँ पे आपको कंप्लीट स्टमक नजर आएगी, माउथ, एनस, इसोफेगस, स्टमक, बकल कैविटी। इसके अलावा सीलियरी बैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उसके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि सीलियरी बैंड होंगे तभी सीलियास की वजह से लोकोमोशन होता है। इसके अलावा आइज प्रेजेंट होती हैं। Tornaria larva was the first of all discovered by the J. Muller and was considered by him as a larva of echinodermate. क्योंकि आप इकाइनोडर्मेट के जो भी लार्वा है, बाइपेनेरिया लार्वा देख लीजिए आप, उनके स्ट्रक्चर आपको टॉर्नेरिया लार्वा जैसे नजर आती हैं। तो एक ये भी रीजन होता है जिसकी वजह से हम इकाइनोडर्मेटा और बेलेनोग्लॉसस यानी हेमिचॉर्डेटा को करीब रखते हैं। ठीक है, द नेम टॉर्नेरिया इज गिवन टू इट बिकॉज इट हैबिटेट ऑफ रोटेटिंग इन सर्कल। एक सर्कल में इस तरह से टर्न करना, एक सर्कल में इस तरह से घूमने की वजह की हैबिट की वजह से हम इसे क्या कहते हैं, टॉर्नेरिया लार्वा। टॉर्नेरिया लार्वा इज यूजुअली ओवल इन शेप एंड इज एक्सक्लूसिवली ट्रांसपेरेंट। इसका साइज वेरी करता है 1 मिलीमीटर टू 3 मिलीमीटर। इट हैज अ वेंट्रल माउथ नियर द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द बॉडी, पोस्टीरियर टर्मिनल एनस एंड गट डिफरेंशिएट इनटू इसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। सीलिया के दो बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो माउथ के चारों तरफ प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं सर्कम ओरल बैंड, और जो एनस के चारों तरफ प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं सर्कम एन्युलर बैंड। ठीक है, सर्कम ओरल बैंड जो माउथ के चारों तरफ प्रेजेंट होता है ये शॉर्ट होता है एंड सर्व टू कलेक्ट द फूड। हमें भी पता है कि जो वाटर करंट होती है वो कैसे होती है, रेस्पिरेटरी कम फूड वाटर करंट, यानी रेस्पिरेशन को मेंटेन करने के लिए भी आपको सीलियस की जरूरत पड़ेगी। एपिकल प्लेट बियर ए पेयर ऑफ आईज और ऑसिलाई प्रेजेंट होते हैं, एक सीलियरी टफ्ट प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जिसे हम सीलियरी ऑर्गन या एपिकल टफ्ट भी कहते हैं। प्रोटोसील, प्रोबोसिस सीलोम प्रेजेंट होता है, और जो कि बाहर की तरफ एक हाइड्रोपोर के थ्रू खुलता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोबोसिस पोर। The collar and trunk coelom appear in the older larva. जैसे जैसे लार्वल स्टेज आगे प्रोग्रेस करती है वहाँ पे इस तरह का फॉर्मेशन आपको नजर आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल सेल फर्टिलाइज्ड जाइगोट है, जिससे भी आपका क्लीवेज डिवीजन शुरू होता है, इक्वल डिवीजन है, होलोब्लास्टिक एंड इक्वल डिवीजन है, एक मोरुला का फॉर्मेशन हुआ, धीरे धीरे इसमें कैविटी फॉर्मेशन हुई जिसे हम ब्लास्टोसील कहते हैं। तो ब्लास्टोला का फॉर्मेशन, देन मूवमेंट स्टार्ट होती है, गैस्ट्रुलेशन बाय द प्रोसेस ऑफ इन्वेजिनेशन, इट इज क्लियरली सीन इन दिस पिक्चर। इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको आर्केंट्रॉन जो है वो ऑब्लिटरेट होती है धीरे धीरे, प्रोटोसील का फॉर्मेशन होता है। प्रोटोसील में आपको नेक्स्ट जो डायग्राम है डायग्राम जी की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको हाइड्रोपोर नजर आ रहा है, एपिकल टफ्ट नजर आ रहा है, एपिकल थिकनिंग नजर आ रही है। आर्केंट्रॉन जो है ये बाहर की तरफ खुल रही है थ्रू द एनस इन द डायग्राम एच। इसके अलावा माउथ है आपको नजर आ रहा है। ठीक है, देन सीलियरी बैंड्स आपको नजर आ रहे हैं, चिलोट्रॉक और सर्कम एनुअल बैंड। इसके अलावा आइज नजर आ रही है, एपिकल टफ्ट जो है वो धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाता है क्योंकि
बाद में स्लगिश लाइफ को लीड करना है। और फिर जब हम रीजनरेशन की बात करते हैं तो हम यहाँ पे बात करते हैं बकर डाइवर्टिकुलम की, गिलपोर की, कॉलर, ट्रंक रीजन जो कि एक एडल्ट बैलेनोग्लोसस में प्रेजेंट होते हैं, वो सारी स्ट्रक्चर धीरे धीरे इसमें डेवलप होना शुरू होती है। तो मेटामॉर्फोसिस की बात करते हैं। मेटामॉर्फोसिस इन द बैलेनोग्लोसस, द टॉर्नेरिया लार्वा स्विम फ्रीली, लीड अ प्लैंक्टोनिक लाइफ फीडिंग ऑन अ माइन्यूट organism. After swimming some time, the Tornaria larva sink to the bottom and metamorphosis into an adult. During metamorphosis, the size of larva is reduced probably due to loss of water. इसका साइज जो कम होता है उसका रीजन अभी तक जो दिया गया है वो ये है कि इसमें वाटर लॉस की वजह से होता है। ट्रांसपेरेंसी होती है, एक्सक्लूसिवली ट्रांसपेरेंट होते हैं ये। सीलियरी बैंड, सेंसरी सीलिया, आई स्पॉट्स जो हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, यानी जो ट्रांसपेरेंसी लार्वाज में प्रेजेंट होती है, जो लार्वा का एक करेक्टरिस्टिक फीचर में आता है, वो धीरे धीरे यहाँ से हट जाती हैं। बॉडीज होती हैं इलोंगेट होती हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। हाइड्रोपोर जो होता है वो प्रोबोसिस पोर के रूप में परसिस्टेंट रहता है। साइमल्टेनियसली बकल डाइवर्टिकुलम, गिल स्लिट्स का फॉर्मेशन होता है, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, और भी जो कुछ मॉडिफिकेशन होने होते हैं अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट ऑफ एन एडल्ट, उसके अकॉर्डिंग वो सारे इसमें डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेक एन अपीयरेंस, धीरे धीरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। और गिल पोर का नंबर जो है, जैसे जैसे इंडिविजुअल की एज बढ़ती है वैसे वैसे नंबर जो है इनके इंक्रीज होते हैं। Thus the larva gradually change into the adult and lead a benthenic life. तो प्लैंक्टोनिक लाइफ से benthenic लाइफ में मेटामॉर्फोसिस होता है। लार्वा जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, जबकि बैलेनोग्लोसस का जो लार्वा कैसा होता है, एडल्ट कैसे है, थोड़ा स्लगिश है। तो आप इसको इन सेंस, अगर हम एक्टिविटी के सेंस में देखें तो हम कह सकते हैं दिस इज अ रेट्रोग्रेसिव टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस, जिसमें लार्वा ज़्यादा एक्टिव है एज कम्पेयर टू द एडल्ट। लेकिन आप इसको टिपिकली एक रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के एग्जांपल में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इसमें कंप्लीट डीजनरेशन प्रोसेस नहीं होता है। तो ये एक एग्जांपल आपका हर्डमानिया में शो होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बैलेनोग्लोसस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड